हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएमआर कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम हाइडेटिडी फॉर्म मोल और मोलर प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर है मोलर प्रेगनेंसी। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे अनदर ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन मोलर प्रेगनेंसी। बेसिकली ये प्रेगनेंसी में जो है वो अपन प्लेसेंटा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और मेम्ब्रेन की अपन बात करें तो दो फीटल मेम्ब्रेन होती है, एक एमनियन और एक कॉरियन। तो ये बेसिकली कॉरियन की प्रॉब्लम है। तो कॉरियन फीटल मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है और अपन बात करेंगे सिंपली ये प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मेलिटी है, दैट इज अ मोलर प्रेगनेंसी। और इसी को हम बोलते हैं हाइडेटिडिफॉर्म मोल। मोलर प्रेगनेंसी इसी डिसऑर्डर का दूसरा नाम है हाइडेटिडिफॉर्म मोल। इसी ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन और डिसऑर्डर को हम जीटीएन भी बोलते हैं, दैट इज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। सबका मीनिंग सेम है, एक ही डिसऑर्डर के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो काम में ली जा रही है। तो इस डिसऑर्डर मोलर प्रेगनेंसी को ही हाइडेटिडिफॉर्म मोल बोलते हैं और इसी को बोलते हैं दैट इज अ जीटीएन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। जेस्टेशनल मतलब ये डिसऑर्डर जो है वो किससे रिलेटेड हो गया सर? प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। मतलब ये एक प्रेगनेंसी का ही कॉम्प्लिकेशन है, ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन। तो दिस डिसऑर्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रेगनेंसी, दैट इज द जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक मतलब ट्रोफोब्लास्ट का एबनॉर्मेलिटी हो गया। तो अगर आपको याद हो तो हमने शुरू की स्टार्टिंग की क्लास प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था। तब हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, उसके बाद मोरुला बन गया, यूटेराइन कैविटी के अंदर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट जो है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। आउटर इज ट्रोफोएक्टोडर्म और इनर इज सेल मास। तो ट्रोफोएक्टोडर्म ट्रोफोब्लास्ट इसका एबनॉर्मेलिटी हो गया। तो प्रेगनेंसी में ट्रोफोब्लास्ट का नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म इज अनदर नेम ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर का ही दूसरा नाम क्या है? नियोप्लाज्म। ट्यूमर को ही नियोप्लाज्म बोलते हैं। और स्टडी ऑफ ट्यूमर, स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म दैट इज नियोप्लेजिया कहलाता है। तो नियोप्लाज्म दैट इज न्यू ग्रोथ और ट्यूमर का ही दूसरा नाम क्या है? नियोप्लाज्म। तो एक टॉपिक पैथोलॉजी में बीएससी के दौरान आपने पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा, नियोप्लेजिया, स्टडी ऑफ ट्यूमर दैट इज नियोप्लाज्म, स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म वर्ड का ही दूसरा नाम किसके लिए काम में लेते हैं? ट्यूमर को ही हम क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म जो है वो बोलते हैं। तो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, जीटीएन। प्रेगनेंसी में ट्रोफोब्लास्ट का ट्यूमर डेवलप होना, दैट इज अ जीटीएन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। इसी डिसऑर्डर को हमने क्या बोला है? मोलर प्रेगनेंसी। इसी को हम बोलते हैं हाइडेटिडिफॉर्म मोल। तो एक हो गया मोलर प्रेगनेंसी, दूसरा नाम इसका हो गया हाइडेटिडिफॉर्म मोल, तीसरा नाम इसका कौन सा हो गया? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। और चौथा नाम इसी डिसऑर्डर के लिए हम वेसिकुलर मोल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसका? वेसिकुलर मोल। तो सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो सेम इसी डिसऑर्डर के लिए काम में ली जा रही है। तो इसी जीटीएन, इसी हाइडेटिडिफॉर्म मोल का दूसरा नाम और कौन सा हो गया? दैट इज वेसिकुलर मोल। तो ये इस डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम वेसिकुलर मोल क्यों है, इसका नाम हाइडेटिडिफॉर्म मोल क्यों है, मोलर प्रेगनेंसी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक हो गया जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। दूसरा अपन बात करते हैं कि इसका नाम जो है वो हाइडेटिडिफॉर्म मोल क्यों है और इसका नाम वेसिकुलर मोल क्यों है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर के अंदर, इस मोलर प्रेगनेंसी के अंदर एक इंट्रोडक्शन पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, इनके ये नाम क्यों है उसकी अपन बात कर रहे हैं। फिर आगे अपन इनकी डेफिनेशन, इंसिडेंस के बारे में, साइंस सिम्टम, इटियोलॉजी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोलार प्रेगनेंसी जो है, इसके इंट्रोडक्शन की अपन बात करें तो इस मोलार प्रेगनेंसी के अंदर इसमें जो मोल का फॉर्मेशन होता है, तो एक एबनॉर्मल ग्रोथ और सिस्ट का फॉर्मेशन जो होता है, एक गांठ के समान संरचना जो है वो यूट्रस के अंदर फॉर्मेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें जो ये मोल बनता है, ये मोल जो है, इसकी अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस जो है वो इसकी सिमिलर होती है, अपीयरेंस सिमिलर टू हाइड्रेटेड सिस्ट। इस मोल का अपीयरेंस जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट के जैसा होता है।
मतलब दिखने में ये जो मोलर प्रेगनेंसी है, ये जो वेसिकुलर मोल बन रहा है, ये जो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल बन रहा है, ये मोल दिखने में किसके जैसा होता है सर? हाइड्रेटेड सिस्ट के जैसी इसकी अपीयरेंस होती है। स्ट्रक्चर अपीयरेंस जो है वो सिस्ट के जैसी होती है। तो किस सिस्ट के जैसी होती है? हाइड्रेटेड सिस्ट के जैसी। तो इसी से नाम आ गया, हाइड्रेटेड सिस्ट के जैसा दिखने में होता है, इसलिए इसका नाम आ गया हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। क्लियर है? अब ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है, ये एक पैरासाइट के इन्फेक्शन के केस में बनती है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, एक पैरासाइट का इन्फेक्शन, उस पैरासाइट के इन्फेक्शन की कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी सिस्ट के जैसा ये मोलर प्रेगनेंसी में जो यूटेराइन कैविटी के अंदर मोल बन रहा है, वो इस सिस्ट के जैसा होता है दिखने में, इसलिए इसका नाम सिमिलर सा हो गया, हाइड्रेटेड सिस्ट के जैसा, इसलिए हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। तो क्लियर है ये नाम क्यों दिया गया हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल? क्योंकि इसकी मोल की अपीयरेंस जो है वो किसके जैसी है? हाइड्रेटेड सिस्ट की जैसी इसकी अपीयरेंस है। हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन जो है, ये सिस्ट का फॉर्मेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट इन्फेक्शन। इस हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन पैरासाइट इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट इन्फेक्शन, एक पैरासाइट इन्फेक्शन की कंडीशन में एक हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन किसके इन्फेक्शन में होता है? पैरासाइट के इन्फेक्शन में होता है। नेम ऑफ पैरासाइट कौन सा? दैट इज इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, दिस इज द नेम ऑफ पैरासाइट। ये एक पैरासाइट का नाम है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इस पैरासाइट के इन्फेक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो नेम ऑफ पैरासाइट ये आपको याद रखना है, दैट इज इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इस इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को डॉग वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डॉग वर्म। So this Echinococcus granulosus parasite is also known as dogworm. कुत्ता कृमि डॉगवर्म भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट बनती है, ये डॉग के अंदर बनती है, और डॉग के द्वारा फिर ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर होता है। तो इस सिस्ट का फॉर्मेशन किस में होता है? डॉग में, इसलिए इसको बोलते हैं डॉगवर्म। तो देखो, डॉग के अंदर इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ये इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस पैरासाइट डॉग में हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है। ये हाइड्रेटेड सिस्ट फिर डॉग के फीकल मटेरियल के द्वारा वाटर और फूड के थ्रू, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, जहाँ इस डॉग ने फीकल मटेरियल पास किया, इस डॉग के स्टूल के अंदर ये हाइड्रेटेड सिस्ट रिलीज हो गया। फिर अगर ये जो डॉग ने स्टूल पास आउट किया था इसी किसी पानी या फूड के थ्रू अगर ह्यूमन बींग में जाता है, तो ह्यूमन बींग्स को कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया। तो वो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर यूज करने की वजह से ह्यूमन बींग में ये सिस्ट ट्रांसफर हो गई, और ह्यूमन बींग्स को जीआई सिस्टम का इन्फेक्शन जो है वो कॉज करेगी, जीआई सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो कॉज करेगा। तो डॉग में बनी है क्या? हाइड्रेटेड सिस्ट, इसलिए इसका नाम, इस पैरासाइट को क्या बोलते हैं? डॉगवर्म बोलते हैं। तो डॉग में सिस्ट बनी, हाइड्रेटेड सिस्ट, डॉग के फीकल मटेरियल के द्वारा ये एनवायरनमेंट में रिलीज हुई, और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। ये एक चेन होता है इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का, किसका? इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस डॉगवर्म का। और अब आपको ये कोरिलेट नहीं करना है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसने कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर यूज़ किया जिसमें हाइड्रेटेड सिस्ट थी, और वो गई और फिर प्रेगनेंसी में उसको हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल हो गया। नो, ऐसा कोरिलेशन बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे दिमाग में इस टाइप का बना लेते हैं कि अच्छा ये डॉग था, डॉग ने फीकल मटेरियल पास किया, फिर वो कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर प्रेग्नेंट लेडी ने यूज़ किया, तो प्रेग्नेंट लेडी को हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। कोरिलेशन केवल इतना सा है कि इस सिस्ट के जैसा ये मोल दिखता है, प्रेगनेंसी वाला जो डिसऑर्डर है मोलर प्रेगनेंसी हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, वो इस सिस्ट के जैसा दिखने में होता है। बाकी इनका कोई कोरिलेशन नहीं है, बस अपीयरेंस का कोरिलेशन है, इसलिए इसका नाम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल दे दिया, क्योंकि ये हाइड्रेटेड सिस्ट के जैसा दिखता है। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल का एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, कोई एग्जैक्ट इटियोलॉजी उसका नहीं है। बस ज़्यादातर मानते हैं कि कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, उसकी वजह से ये मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। एग्जैक्ट कॉज उसका भी अननोन है। तो इसको कॉज के हिसाब से कोरिलेट नहीं करना है, केवल अपीयरेंस के हिसाब से कोरिलेट करना है। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल अलग चीज है और हाइड्रेटेड सिस्ट अलग है।
ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से याद रखने हैं कि डॉग वर्म कौन सा है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस होता है। ये हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है, इसी की जैसी अपीयरेंस इस मोलर प्रेगनेंसी में जो मोल बनता है उसकी होती है, इसलिए उसका नाम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल आ गया। तो ये मैं केवल बता रहा था कि इसको हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं। क्लियर है। और माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से डॉग वर्म क्या है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, हाइड्रेटेड सिस्ट क्या है, वो मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया है। नेक्स्ट वन, इसको वेसिकुलर मोल क्यों बोलते हैं। तो ये जो मोल है, इस मोल को ही क्या बोलते हैं, वेसिकुलर मोल भी बोलते हैं। तो इसको वेसिकुलर मोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल वेसिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है इन यूट्रस। यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीपल वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा नंबर में वेसिकल्स बनती है, इसलिए इसका नाम कौन सा हो गया, वेसिकुलर मोल हो गया। वेसिकल्स क्या होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। व्हाट इज वेसिकल्स, क्या होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो वेसिकल्स क्या होती है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, पानी से भरे हुए स्पेस होते हैं। इन्हीं फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं, जिनकी साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है, साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये जैसे अपन पढ़ते हैं मैक्यूल्स होते हैं, पेप्यूल्स होते हैं, पुस्ट्यूल्स होते हैं, प्लेक होते हैं, इसी तरह से क्या टर्मिनोलॉजी है, वेसिकल टर्मिनोलॉजी है। तो वेसिकल क्या होते हैं, फ्लूइड से भरे हुए स्पेस होते हैं, जिनकी साइज कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर से कम होती है। ये फ्लूइड एसाइटिक फ्लूइड के सिमिलर होता है। तो 1 सेंटीमीटर से कम साइज के फ्लूइड से भरे हुए स्पेस, वही क्या कहलाते हैं, वेसिकल्स। ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स यूटेराइन कैविटी में बनते हैं, कौन से डिसऑर्डर के अंदर, मोलर प्रेगनेंसी में। तो वेसिकल्स बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वेसिकुलर मोल हो गया। क्लियर है। तो वेसिकुलर मोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूटेराइन कैविटी में मल्टीपल वेसिकल्स बनती है, हाइड्रेटेड सिस्ट के जैसी दिखने में होती है, इसलिए इसका नाम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल हो गया। और मोल बन रहा है इसलिए मोलर प्रेगनेंसी बोल रहे हैं। और इसी को जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। वेसिकल क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं, साइज कितनी होती है इसकी, 1 सेंटीमीटर से कम होती है। क्लियर है सारी चीजें। तो ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, किस वजह से इसको वेसिकुलर मोल बोलते हैं, किस वजह से इसको हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। डेफिनेशन क्या है मोलर प्रेगनेंसी की, इसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, किसकी एबनॉर्मेलिटी है, इट इज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है, दिस इज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी स्ट्रक्चर की अपन बात की जाए तो ये प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है, जहां पर वेयर पार्शियली प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं, आंशिक रूप से प्रोलिफरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। Abnormality of placenta where partially proliferative changes occur in chorionic villi. Changes occurs in chorion. Chorion fetal membrane हो गया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, सर आउटर मेम्ब्रेन को कॉरियन बोलते हैं। फीटल की इनर मेम्ब्रेन कौन सी, फीटल मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन एम्नियन हो गई जो फीटस को कवर करती है, और आउटर कौन सी होगी, कॉरियन। सो दिस इज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा, जहां पर आंशिक रूप से, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से कैसे चेंजेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव चेंजेज होते हैं कॉरियन के अंदर। तो आंशिक रूप से प्रोलिफरेटिव चेंजेस, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, डिवाइडेशन है, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, डिवाइडेशन। अब डिवाइडेशन होगा तो सेल्स के नंबर क्या होंगे, सर बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और नंबर बढ़ेंगे तो वो एक मोल के रूप में दिखाई देगा, इसी को मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो जहां पर प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है, जहां पर कॉरियन आउटर फीटल मेम्ब्रेन इसके अंदर आंशिक रूप से विभाजन होने वाले चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं, और विभाजन होंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो वो एक मास के रूप में दिखाई देगा, दैट इज द मोलर प्रेगनेंसी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी और हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। तो पार्शियली प्रोलिफरेटिव चेंजेस अकर्स इन द कॉरियन। अगर इस प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं किया गया, अगर इस, ये एक तरह का बेनाइन ट्यूमर है, किस तरह का ट्यूमर है, एक बेनाइन ट्यूमर, इट इज अ टाइप ऑफ बेनाइन ट्यूमर। नेक्स्ट लाइन लिखना है, इट इज अ टाइप ऑफ बेनाइन ट्यूमर, एक प्रकार का ये बेनाइन ट्यूमर है। और बेनाइन ट्यूमर पता है आपको
कम लीथल होता है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, क्या ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी को खत्म करना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, ये इसका ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। जैसे ही हाइडेटिडिफॉर्म मोल्ड डायग्नोज होता है, इमीडिएटली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ केसेस में फीटल हार्ट रेट एब्सेंट होगी, और एब्सेंट है तो फिर कोई कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं है, टर्मिनेशन ही रहेगा। इसलिए ये एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कैंसर होने की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इसलिए वन एंड ओनली फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ताकि कोई कैंसर की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप ना हो। क्लियर है? तो ये एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको खत्म नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड may lead to कोरियन कार्सिनोमा, कोरियन कार्सिनोमा की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इसलिए जैसे ही डायग्नोस होता है, पता चलता है, वैसे ही प्रेगनेंसी को क्या करना है, टर्मिनेट। बस ये इसका ट्रीटमेंट जो है वो लास्ट ट्रीटमेंट यही है इसका। तो अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, कोरियन कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, बेलिग्नेंट बेनाइन ट्यूमर जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, मैलिग्नेंट के अंदर। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइडेटिडिफॉर्म मोल। अगर ट्रीट नहीं किया तो कैंसर हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही करेंगे। तो डेफिनेशन हो गया एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा, जहाँ पर पार्शियली प्रोलिफरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है। अगर ट्रीट नहीं किया तो फाइनली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। इंसिडेंस की अपन बात करें, कितना इंसिडेंस है इस हाइडेटिडिफॉर्म मोल का, तो इंसिडेंस की अपन बात करें तो ये है 1 in 400 प्रेगनेंसी। 400 में से एक प्रेगनेंसी में मोलर प्रेगनेंसी जो है वो देखने को मिलती है। तो 400 में से एक प्रेगनेंसी कौन सी देखने को मिलेगी, दैट इज द मोलर प्रेगनेंसी। ये इसका इंसिडेंस हो गया। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया इंसिडेंस के बारे में, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन जरूर याद रखना है आपको कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज द कोरियन कार्सिनोमा। नेक्स्ट इसके बाद में इंसिडेंस के बाद में इटियोलॉजी की अपन बात करें, कॉजेज की, हाइडेटिडिफॉर्म मोल कॉजेज की अपन बात करें तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन है यहाँ पर इसकी भी, एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन। हाइडेटिडिफॉर्म मोल का भी एग्जैक्ट इटियोलॉजी जो है वो अननोन है। कुछ फैक्टर जरूर कंसीडर करते हैं जिसकी वजह से हाइडेटिडिफॉर्म मोल जो है वो देखने को मिलता है। तो फैक्टर्स की अपन बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है, इसकी वजह से मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इसके अलावा अपन बात करें तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, पहले भी मोलर प्रेगनेंसी का हिस्ट्री रहा है तो दोबारा से यही प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, पहले से प्रॉब्लम रहा है, दोबारा भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अपन बात करें एडवांस एज ऑफ मदर, एडवांस एज ऑफ मदर अबाउट 35 ईयर ऑफ एज, ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 35 साल से ज़्यादा की एज में प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर की अपन बात करें, क्रोमोसोमल और जेनेटिक फैक्टर की, जेनेटिक और क्रोमोसोमल फैक्टर, जेनेटिक क्रोमोसोमल फैक्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जेनेटिक और क्रोमोसोमल फैक्टर की अपन बात करें तो इसके अंदर एडवांस एज ऑफ मदर हो गया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी के बारे में हो गया, एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो इसकी अननोन है। इसके अलावा जेनेटिक और क्रोमोसोमल फैक्टर, इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ट्राइप्लॉइडी, इस कंडीशन में मोलर प्रेगनेंसी जो है वो देखने को मिलती है। ट्राइप्लॉइडी का मतलब क्या हो गया, ट्राइप्लॉइडी का मतलब हो गया 3x नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइप्लॉइडी।
3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो n का मतलब क्या है, हैप्लॉइड 23, ठीक है। 2n का मतलब डिप्लॉइड 46। एक ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है, 46 होते हैं, 2n होते हैं। 23 क्रोमोसोम मदर से और 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 46 ना होकर के कितना है, 3n, दैट इज ट्राइप्लॉइडी में कितना हो गया, 3 गुना क्रोमोसोम्स हो गया। तो n कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, मतलब कितना हो गया, 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 3n हो गया ये। यही कंडीशन क्या कहलाती है, ट्राइप्लॉइडी कहलाती है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि एक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ट्राइप्लॉइडी कौन से ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ट्राइप्लॉइडी कौन से ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है, दैट इज हेरिडिटी फॉर्म मोल, इससे रिलेटेड है। 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 23 23, दैट इज द 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि एक ओवम का फर्टिलाइजेशन, एक सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन कितने स्पर्म के द्वारा होता है, सर एक स्पर्म के द्वारा होता है, ये नॉर्मल हमने पढ़ा था। लेकिन जब एक ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है, एक सिंगल ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है वो कितने स्पर्म के द्वारा हो रहा है, 2 स्पर्म के द्वारा ये फर्टिलाइज हो रहा है। एक सिंगल ओवम फर्टिलाइज विथ 2 स्पर्म। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। एक सिंगल ओवम फर्टिलाइज बाय 2 स्पर्म, स्पर्म 1 एंड स्पर्म 2। नॉर्मल हमने पढ़ा था कि एक ओवम का फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म के द्वारा रहता है, लेकिन अगर एक स्पर्म, एक ओवम को 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n, n और n, टोटल ये कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 3n 69। दिस इज द ट्राइप्लॉइडी। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवम बाय 2 स्पर्म, फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवम बाय 2 स्पर्म, तो इस कंडीशन में ट्राइप्लॉइडी, और ट्राइप्लॉइडी की कंडीशन में मोलर प्रेगनेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन ज़्यादातर ये मानते हैं क्रोमोसोमल जेनेटिक डिफेक्ट। ट्राइप्लॉइडी आपको याद रखना है। ट्राइप्लॉइडी में एक ही ओम का फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 अलग अलग स्पर्म के द्वारा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 69 हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला है, ट्राइप्लॉइडी बोलते हैं। इस कंडीशन में मोलर प्रेगनेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है। बाकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी इसका क्या है, अननोन है। तो एडवांस एज ऑफ मदर, जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, इन सब कंडीशन में मोलर प्रेगनेंसी जो है वो दोबारा भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में साइन सिम्टम की हम बात करते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम क्या है, इसकी अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है साइन सिम्टम, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। साइन सिम्टम ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, साइन सिम्टम की अगर अपन बात करें तो इस मोलर प्रेगनेंसी के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग क्या देखने को मिलेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। वेजाइनल ब्लीडिंग की अपन बात करें तो इसके अंदर अपीयरेंस ऑफ, वेजाइनल ब्लीडिंग में भी अपीयरेंस ऑफ वाइट करंट, appearance of white current with red current, रेड कलर की अपीयरेंस के साथ व्हाइट कलर के अपीयरेंस, व्हाइट कलर का फ्लूइड भी दिखाई देने को मिलेगा। तो वेजाइनल ब्लीडिंग में आपको याद रखना है अपीयरेंस ऑफ व्हाइट करंट विद रेड करंट, रेड कलर की ब्लीडिंग, ठीक है। जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी वो रेड कलर की, उस रेड कलर के साथ में किस कलर का फ्लूइड देखने को मिल सकता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड जो है वो देखने को मिल सकता है। ये व्हाइट कलर का फ्लूइड कहाँ से आया, रेड कलर, मतलब वो तो ब्लड हो गया। तो ब्लीडिंग हो रहा है उसके साथ में किस कलर का फ्लूइड देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का फ्लूइड भी देखने को मिल सकता है थ्रू द वेजाइना। ये किस वजह से, वो अपन ने पढ़ा था कि सर इसमें वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है यूट्रस के अंदर, जो अपन ने पहले लिखा था, इसीलिए तो इसको वेसिकुलर मोल बोलते हैं। अब ये वेसिकल्स क्या होती है, वो हमने लिखा कि सर फ्लूइड फील्ड स्पेस होते हैं, उसी को वेसिकल्स बोलते हैं। अब अगर ये वेसिकल्स जो यूट्रस में है, मल्टीपल वेसिकल्स, बहुत सारी वेसिकल्स बन रही है, ये अगर वेसिकल्स जो है 1 सेंटीमीटर से कम साइज की, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है,
अगर ये वेसिकल रप्चर हो जाएगी तो ये फ्लूइड लीकेज होगा और ये फ्लूइड वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा इस ब्लड के साथ में। तो रेड कलर के साथ कैसी अपीयरेंस आएगी, व्हाइट कलर की अपीयरेंस आएगी। इसी को लाइन बना के लिखा है, अपीयरेंस ऑफ व्हाइट करंट इन रेड करंट। किस वजह से व्हाइट कलर की अपीयरेंस आ रही है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स के रप्चर होने की वजह से, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वेसिकल्स। अगर वेसिकल रप्चर होती है तो ये वेसिकल का जो फ्लूइड है व्हाइट कलर का, ये इस ब्लड के साथ बाहर आएगा वेजाइना के थ्रू। तो वेजाइनल ब्लीडिंग में इस टाइप की अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट क्लियर है। रेड और व्हाइट और क्यों लिखा है, देखो वेजाइनल ब्लीडिंग रेड कलर का हो रहा है, ब्लड तो रेड कलर का ही है, उसके साथ में अगर वेसिकल्स रप्चर हुए जो यूट्रस में है, ये रप्चर होंगे तो फ्लूइड जो है वो व्हाइट कलर का वो वेजाइना के साथ ब्लड के साथ बाहर अपीयर होगा। तो ये अपन ने लिख दिया, अपीयरेंस ऑफ व्हाइट करंट विद रेड करंट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द वेसिकल्स। और वेसिकल्स फ्लूइड आएगा इसलिए ऐसी अपीयरेंस जो है वो रहेगी। नेक्स्ट वन, इसके अलावा अपन बात करें साइन सिम्टम के अंदर, तो फीमेल कंप्लेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है साइन सिम्टम के अंदर, फीमेल कंप्लेन। फीमेल की ये कंप्लेन होगी दैट समथिंग इज कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना। फीमेल की कंप्लेन हो सकती है दैट समथिंग इज कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू कुछ बाहर प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो रहा है, ऐसी कंप्लेन फीमेल की हो सकती है। तो समथिंग इज कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना, ऐसी फीमेल की कंप्लेन जो है वो हो सकती है। और क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि फीमेल की कंप्लेन हो सकती है, फीमेल डॉक्टर को ये बोले कि वेजाइना के थ्रू मुझे कुछ बाहर कुछ प्रोडक्ट है जो बाहर आता हुआ एक्सपेल होता हुआ जो है वो महसूस हो रहा है। तो ये मदर की कंप्लेन हो सकती है। तो फीमेल कंप्लेन दैट समथिंग इज कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना। और ये अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर, एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना जो है वो बाहर एक्सपेल आउट हो रही है। इसका मतलब क्लियर है कि मोलर प्रेगनेंसी डेवलप हुई है। तो वेजाइना के थ्रू ग्रेप लाइक क्लस्टर बाहर एक्सपेल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या डॉक्टर ने एग्जामिन किया या मदर जो है वेजाइना के थ्रू ग्रेप लाइक क्लस्टर बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब क्लियर है कि कौन सा ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज मोलर प्रेगनेंसी। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि फीमेल में मोलार प्रेगनेंसी डेवलप हुआ है। एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना। देखो बहुत सारी वेसिकल्स इकट्ठा होकर के कैसी अपीयरेंस देगी, ग्रेप लाइक क्लस्टर की जैसी अपीयरेंस जो है वो देगी। तो एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें, ये जो ग्रेप लाइक क्लस्टर है, अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो ग्रेप लाइक क्लस्टर है, सोनोग्राफी अगर करते हैं इन यूएसजी, सोनोग्राफी करने पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है साइन सिम्टम के अंदर ही, ये एक तरह से डायग्नोसिस में भी आ गया पॉइंट। देखो वेजाइना के थ्रू अगर ग्रेप लाइक क्लस्टर दिख रहा है तो ये साइन सिम्टम में भी आ गया और डायग्नोसिस भी हो गया। डायग्नोसिस क्या हो गया कि हाँ क्लियर हो गया कि ये मोलर प्रेगनेंसी है। इसी तरह से सोनोग्राफी कर रहे हैं तो ये भी एक डायग्नोसिस के रूप में रहेगा, सोनोग्राफी में अपीयरेंस कैसी आ रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन है। तो अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन, ये आपको याद रखना है कि सोनोग्राफी के अंदर यूएससी के अंदर कैसी अपीयरेंस आएगी, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। सोनोग्राफी के अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लाइन भी आपको याद रखना है, यूएससी में कैसा अपीयरेंस आएगा, सर यूएससी में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो आएगा। स्नो का मतलब क्या है, बर्फ हो गया, स्टॉर्म मतलब तूफान। तो यूएससी में बर्फ के तूफान के समान अपीयरेंस जो है वो दिखाई देगी। जैसे बर्फ का तूफान आता है तो किस टाइप की अपीयरेंस होती है, वैसे ही अपीयरेंस सोनोग्राफी के अंदर दिखाई देगा। तो ग्रेप लाइक क्लस्टर और स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। दोनों किससे रिलेटेड है, सीधा सीधा आंसर जाएगा मोलर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो सोनोग्राफी में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो विजिबल होगी। अगर सोनोग्राफिक व्यू की अपन बात करें तो ये इस टाइप से अपन डायग्रामेटिक व्यू की बात करेंगे। ये सोनोग्राफी पिक्चर हो गया, यूएससी इमेज हो गया,
इसमें आप देख सकते हैं कि स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जैसी अपीयरेंस स्नोस्टॉर्म की जैसी अपीयरेंस जो है वो दिखाई दे रही है। दिस इज स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस यूएसजी इमेज। ये अल्ट्रासोनोग्राफी इमेज है। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी एबनॉर्मेलिटी है, दैट इज हाइडेटिडिफॉर्म मोल। और इसमें आप देख सकते हैं यूट्राइन कैविटी में ये मल्टीपल वेसिकल्स हो गया। क्या हो गया? ये मल्टीपल वेसिकल्स। तो मल्टीपल वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको वेसिकुलर मोल जो है वो बोलते हैं, मल्टीपल वेसिकल्स फॉर्मेशन। और ये वेसिकल्स किस रूप में दिखाई दे रही है? एक ग्रेप लाइक क्लस्टर के रूप में दिखाई दे रही है। और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट, आप लोअर पार्ट में देख सकते हैं, एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। तो फीमेल कंप्लेन दैट समथिंग इज कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना, कुछ प्रोडक्ट जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो रहा है। तो ये इस टाइप की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। दिस इज ग्रेप लाइक क्लस्टर, वेसिकल्स हो गया, फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट इज द वेसिकल्स। ये वेसिकल्स रप्चर होगी तो इसमें से फ्लूइड आएगा, वो भी वेजाइना के थ्रू वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में फ्लूइड बाहर आएगा। तो अपीयरेंस ऑफ व्हाइट करंट इन रेड करंट, वो लाइन लिखी थी। और सोनोग्राफी में ये स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो विजिबल होगी। दिस इज आल्सो द मोलार प्रेगनेंसी। ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? मोलार प्रेगनेंसी को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। तो ये इमेज जो है वो इस टाइप से विजिबल जो है वो रहेगी। एक और इमेज के अंदर आप देख सकते हैं सेम वही वाला डायग्राम है। सोनोग्राफी के अपीयरेंस की अपन बात करें तो सोनोग्राफी के अपीयरेंस में इस टाइप से स्नोस्टॉर्म पैटर्न जो है वो विजिबल रहेगा। ये एक प्रेग्नेंट लेडी, यूट्रस का यूएसजी है और उसमें ये स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो इस टाइप से विजिबल हो रहा है। तो ये अगर इस टाइप से डायग्रामेटिक आता है कि ये जो पिक्चर है वो किस ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन को दिखा रहा है, तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं मल्टीपल वेसिकल्स जो है वो विजिबल हो रही है। दिस इज सोनोग्राफिक व्यू स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साइन सिम्टम के अंदर ही। तो एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर एंड इन यूएससी देयर इज स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। किस टाइप के अपीयरेंस है वो भी हमने इमेज के अंदर देखा। इसके अलावा अपन बात करें साइन सिम्टम के अंदर, वेजाइनल ब्लीडिंग, यूएससी स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस हो गया, एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर हो गया। इसके अलावा फीटल हार्ट रेट की अगर अपन बात करें, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट मोस्टली क्या मिलेगी? एब्सेंट मिलेगी। फीटल हार्ट रेट मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एब्सेंट मिलेगी। देखो हाइडेटिडी फॉर्म मोल दो प्रकार का होता है, एक कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी और एक कौन सी? इनकम्प्लीट। मोस्टली कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट रेट क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। तो फीटल हार्ट रेट मोस्टली एब्सेंट रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट लिखना है फंडल हाइट की अगर अपन बात करें, फंडल हाइट, फंडल हाइट क्या होती है वो ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टार्टिंग में। फंडल हाइट का मेजरमेंट वगैरह 16 वीक पर कहाँ है, 12 वीक पर कहाँ पर है, 24 वीक, 36 वीक, 40 वीक पर फंडल की हाइट जो है वो कहाँ पर होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो फीटल हार्ट रेट तो मोस्टली एब्सेंट मिलेगी, मतलब फीटस का लॉस तो हो ही गया है, इसलिए प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन। केवल एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है? टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। फंडल हाइट की अपन बात करें तो 70% केसेस के अंदर फंडल हाइट मोर देन डेट देखने को मिलेगा। फंडल हाइट मोर देन डेट कितना परसेंट केसेस के अंदर? 70% केसेस के अंदर फंडल हाइट जो है वो नॉर्मल डेट की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे 16 वीक पर कहाँ पर होता है? जैसे 16 वीक पर मिडवे पर होता है, अम्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में होता है। लेकिन अगर मोलर प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो वो मिडवे से थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। तो फंडल हाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी? 70% केसेस में तो ज़्यादा देखने को मिलेगी। मोर देन डेट का मतलब जेस्टेशनल वीक्स के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उससे हाइट थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, इसी को अपन बोलते हैं मोर देन डेट। फॉर एग्जांपल 16 वीक पर मिडवे होना चाहिए लेकिन मिडवे ना होकर के ऊपर की तरफ अम्बिलिकस के थोड़ा और पास में होगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? मोर देन डेट कहलाएगी। तो 70% मोलार प्रेगनेंसी में फंडल हाइट मोर देन डेट मिलती है। ऐसा क्यों? देखो, एक तो फीटस है, दूसरा उसके साथ ये मोल का फॉर्मेशन, मल्टीपल वेसिकल्स भी बन गया, तो ये दोनों मिलकर के फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी या कम? ज़्यादा देखने को मिलेगी। दिमाग में एक तो क्वेश्चन ये आता है, सर फीटस का तो लॉस हो गया है, फीटस की साइज बढ़ेगी नहीं तो फिर फंडल हाइट ज़्यादा कैसे देखने को मिलेगी? फीटस का लॉस हो गया, फीटस की हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ मोल की साइज तो बढ़ रही है ना। तो मोल की साइज और फीटस दोनों मिल करके ओवरऑल क्या अपीयरेंस रहेगी कि फंडल हाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो 70% केसेस में
मोर देन डेट फंडल हाइट मिलेगी। नेक्स्ट वन इक्वल टू डेट, फंडल हाइट इक्वल टू डेट देखने को मिलेगा 20% केसेस के अंदर, 20% केसेस में बराबर मिलेगी। नॉर्मल प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी फंडल हाइट 20% केसेस में बराबर मिलेगी। और लेस देन डेट मतलब नॉर्मल डेट की तुलना में फंडल हाइट कम देखने को मिलेगी। वो कितना परसेंट केसेस में है? ओनली 10%। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी मिल सकती है। फंडल हाइट ज़्यादा मिल सकती है, इक्वल मिल सकती है और कम मिल सकती है, लेकिन एक चूज करना है तो सर एक चूज करना है तो हम यही चूज करेंगे, सबसे ज़्यादा वाला। तीनों में से एक चूज करना है तो आपका आंसर क्या रहेगा? इन मोलर प्रेगनेंसी फंडल हाइट में क्या फर्क पड़ता है? एक आंसर चूज करो तो आपका आंसर होगा सर फंडल हाइट मोर देन डेट होगी, क्योंकि मोस्टली यही देखने को मिलता है। क्लियर है? तो फंडल हाइट मोर देन डेट देखने को मिलेगी। तो ये साइन सिम्टम है जो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? मोलर प्रेगनेंसी के केस में देखने को मिलेंगे। तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, ग्रेप लाइक क्लस्टर, वेजाइनल ब्लीडिंग, ये क्लियर इंडिकेशन है कि फीमेल में कौन सी प्रॉब्लम है? मोलार प्रेगनेंसी, हाइडेटिडिफॉर्म मोल जो है वो प्रॉब्लम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी अपन मैंने बोला था कि फीटल हार्ट रेट, ये मोस्टली क्या रहेगी सर? मोस्टली जो है वो फीटल हार्ट रेट एब्सेंट रहेगी, ये हमने अभी मेंशन किया था। तो अगर अपन टाइप्स की बात करें मोलार प्रेगनेंसी का, मोलार प्रेगनेंसी के टाइप्स की अपन बात करें तो एक तो कौन सा है? इनकम्प्लीट मोल है। एक आता है इनकम्प्लीट मोल और दूसरा कौन सा आता है? कंप्लीट मोल आता है। एक इनकम्प्लीट मोल और दूसरा कौन सा आता है? कंप्लीट मोल आता है। मोस्टली जो है वो कौन सा देखने को मिलेगा? कंप्लीट मोल, ये ज्यादा देखने को मिलता है। दिस इज मोर कॉमन। इस इनकम्प्लीट मोल के अंदर अगर अपन बात करें तो बीटा एससीजी जो है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये बीटा एससीजी का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। लेस देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लाख। 1 लाख से कम ये जो है वैल्यू देखने को मिलती है किसका? बीटा एससीजी का। यही बात अगर कंप्लीट मोल में करते हैं अपन तो कंप्लीट मोल की कंडीशन में बीटा एससीजी का वैल्यू जो है वो मोर देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, 1 लाख से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखो 50,000 से तो ज़्यादा, यहाँ पर वैल्यू बीटा एससीजी का 50,000 से ज़्यादा लेकिन 1 लाख से कम, दैट इज इनकम्प्लीट मोल। जबकि कंप्लीट मोल के अंदर बीटा एससीजी का वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोर देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। तो बीटा एससीजी की वैल्यू देख के हम पता लगा सकते हैं कि कंप्लीट मोल है या इनकम्प्लीट मोल है। दूसरा यहाँ पर फीटल हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, प्रेजेंट होगी लेकिन कम होगी। फीटल हार्ट रेट जो है वो प्रेजेंट होगी लेकिन नॉर्मल ना होकर के कम होगी। जबकि इस कंप्लीट मोल की अपन बात करें तो फीटल हार्ट रेट यहाँ पर क्या होगी? एब्सेंट रहेगी। फीटल हार्ट रेट यहाँ पर एब्सेंट होगी। तो एक होता है इनकम्प्लीट मोल और दूसरा कौन सा है? कंप्लीट मोल। इनकम्प्लीट मोल में वैल्यू 1 लाख से कम होगी एससीजी की, कंप्लीट मोल में वैल्यू जो है वो 1 लाख से ज़्यादा होगी। यहाँ पर फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट होगी लेकिन कम होगी, जबकि कंप्लीट मोल के अंदर फीटल हार्ट रेट एब्सेंट होगी। और दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा है? सर कंप्लीट मोल ज़्यादा कॉमन है, मतलब ज़्यादातर फीटल हार्ट रेट एब्सेंट रहेगी और एब्सेंट इसलिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही रहेगा। यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी क्या करेंगे? टर्मिनेट ही करेंगे, क्योंकि टर्मिनेट नहीं किया तो फिर कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हमने लिखा था कि कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर और मदर के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा, इसलिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद इंसिडेंस के बारे में पढ़ा, इटियोलॉजी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है इसका, कुछ फैक्टर है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसके बाद साइन सिम्टम, साइन सिम्टम के बाद कौन सा हो गया? टाइप्स हो गया। तो एक तरह से बीटा एससीजी भी डायग्नोसिस के रूप में भी काम आ गया। 50,000 से ज़्यादा, 1 लाख से कम है तो इनकम्प्लीट, 1 लाख से ज़्यादा है तो कौन सा हो गया? कंप्लीट मोल हो गया। तो साइन सिम्टम वाली चीज़ें जो है वो दोनों में काम आ रही है, साइन सिम्टम भी हो गया और डायग्नोसिस के रूप में भी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन इसके बाद में डायग्नोसिस में सेम वही चीज़ आएगी, एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर, ये भी डायग्नोसिस के रूप में काम करेगा। इसके अलावा हमने मेंशन किया कि सोनोग्राफी करेंगे तो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आएगा। इसके अलावा फंडल हाइट के द्वारा भी असेसमेंट हो गया और बीटा एससीजी, ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस के रूप में भी रहेगा। लास्ट वन मैनेजमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी,
मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें मोलर प्रेगनेंसी का क्या मैनेजमेंट होगा, तो मैनेजमेंट के अंदर हमने मेंशन किया कि यहाँ पर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, केवल और केवल क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ बनता है, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और कौन सा बेस्ट मेथड जो है वो मोलर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय सक्शन इवैक्यूएशन मेथड, ये आपको याद रखना है, बाय सक्शन इवैक्यूएशन, इस मेथड के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। तो विच मेथड इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। तो मोलर प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन मेथड काम में लेते हैं। सेफ मेथड है, सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, इवन 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक इस मेथड को जो है वो काम में ले सकते हैं। इसलिए बेस्ट मेथड, सेफ मेथड कौन सा काम में लेंगे फॉर द टर्मिनेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, आपका आंसर क्या होगा, सक्शन इवैक्यूएशन मेथड, ये मेथड जो है वो काम में लेंगे। तो ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन के लिए सक्शन इवैक्यूएशन मेथड काम में लेंगे। ये टर्मिनेशन करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वीकली मॉनिटरिंग ऑफ, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के बाद में वीकली मॉनिटरिंग ऑफ सीरम एचसीजी लेवल, वीकली मॉनिटरिंग ऑफ सीरम एचसीजी लेवल, हर सप्ताह सीरम एचसीजी लेवल मॉनिटर करेंगे अप टू 6 वीक, स्टार्टिंग के 6 सप्ताह तक। प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दिया सक्शन इवैक्यूएशन मेथड के द्वारा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के बाद में शुरू के 6 सप्ताह पर हर सप्ताह वीकली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर सप्ताह मॉनिटरिंग करेंगे किसका, बीटा सीरम एचसीजी लेवल, इसका जो है वो वीकली मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे। यानी हर सप्ताह सीरम एचसीजी लेवल को क्या करना है, चेक करना है। कितने टाइम तक, 6 वीक तक। तो मतलब 6 सप्ताह में 6 बार चेकिंग, तो ये हो जाएगा। फॉलोड बाय, नेक्स्ट इसके बाद में कंटिन्यू करना है, फॉलोड बाय, तो 6 सप्ताह तक तो वीकली मॉनिटरिंग हो गया। फिर 6 सप्ताह के बाद में अगर अपन बात करें, वीकली मॉनिटरिंग 6 सप्ताह तक हो गया। इसके बाद अपन 6 सप्ताह के बाद बात करें तो नेक्स्ट इसके बाद आएगा मंथली मॉनिटरिंग, 6 वीक के बाद में फॉलोड बाय मंथली मॉनिटरिंग ऑफ सीरम एचसीजी लेवल, मंथली मॉनिटरिंग ऑफ सीरम एचसीजी लेवल, हर महीने सीरम एचसीजी लेवल का मॉनिटरिंग करेंगे। तो मंथली मॉनिटरिंग ऑफ सीरम एचसीजी लेवल अप टू 6 मंथ, अगले 6 महीने तक हर महीने मॉनिटरिंग करेंगे सीरम एचसीजी लेवल। तो पहले 6 सप्ताह तो हर सप्ताह एक बार हो गया, तो 6 सप्ताह में 6 बार हो गया। उसके बाद फिर हर महीने एक बार जो है वो सीरम एचसीजी लेवल चेक करेंगे, सीरम एचसीजी कम हुआ है नहीं, क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी में क्या ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। एचसीजी वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, हार्मोनल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, वहाँ डिस्कस किया था। एचसीजी हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा सिंसाइट और ट्रोफोब्लास्ट, वहाँ हमने पढ़ा था कि कुछ कंडीशन है जिसमें एचसीजी ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइक हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी, लाइक मोलर प्रेगनेंसी, वहाँ पे ये लिखा था हमने। तो मोलर प्रेगनेंसी में एचसीजी का वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मॉनिटरिंग लगातार किसकी कर रहे हैं, एचसीजी की कर रहे हैं। तो 6 सप्ताह तक वीकली मॉनिटरिंग करने के बाद अगले 6 महीने तक मंथली मॉनिटरिंग करेंगे सीरम एचसीजी लेवल का। ये प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा एज ए प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, एज ए प्रोफाइलैक्सिस इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं MTX, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट, इसका यूज़ करेंगे। मीथोट्रेक्सेट इज एंटी कैंसर ड्रग, मीथोट्रेक्सेट क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। तो इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करते हैं 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से,
1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कौन से रूट के द्वारा प्रोवाइड करेंगे, आईएम रूट के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो एज ए प्रोफाइल एक्सिस अगर फीमेल में मोलार प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हुआ है तो उस कंडीशन में किसके इंजेक्शन लगाएंगे, उसको मीथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन लगाते हैं। 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट कौन से रूट के द्वारा, आईएम रूट के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। कब कब लगाते हैं, ऑन डे 1, डे 3, डे 5 एंड डे 7। 1357 ऑल्टरनेट डेज पर इंजेक्शन लगाते हैं। आज इंजेक्शन लगाया तो कल छोड़ के परसों, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन। इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं एडी। एडी का मतलब लिखते हैं ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज शॉर्ट में इसको इस टाइप से लिखते हैं। तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ भी ऐसे लिखते हैं इंजेक्शन और एडी करके, इसका मतलब ऑल्टरनेट डेज लगाना है, मतलब 48 आवर्स में एक बार लगाना है। ऑल्टरनेट डेज का मतलब ये हो गया। ओडी 24 आवर का हो गया, तो एडी जो है ओडी 24 आवर का, एडी जो है वो 48 आवर्स में एक बार इंजेक्शन लगेगा। तो ऑल्टरनेट डेज डे 1, डे 3, डे 5, डे 7। जैसे आज इंजेक्शन लगाया तो आज डे 1 हो गया, फिर कल डे 2 छोड़ करके परसों डे 3 पर इंजेक्शन लगेगा। तो 1357 इस टाइप से रूटीन जो है वो फॉलो करते हैं। इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट 1 मिलीग्राम पर केजी इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ऑन डे 1, डे 3, डे 5, डे 7 ऑल्टरनेट डेज पर इसका इंजेक्शन लगाते हैं। टोटल 3 कोर्सेज अप्लाई करते हैं प्रोफाइल एक्सिस के रूप में। कितने कोर्सेज हो जाएंगे, टोटल 3 कोर्सेज। एक कोर्स में 4 डोज आ गया 1357। इसी तरह से दोबारा फॉलो करना है 1357, वो दूसरा कोर्स हो गया। इसी तरह से तीसरा कोर्स 1357 दोबारा फॉलो करना है। तो टोटल ये जो एक सप्ताह का है 1357, कितनी डोजेज हो गई, 4। फिर दूसरा कोर्स आएगा उसमें 4 डोज, तीसरा कोर्स आएगा उसमें 4 डोज, तो टोटल डोजेस कितना हो जाएगा। देखो टोटल कोर्सेज तो 3 है और टोटल डोजेस कितना हो जाएगा, दैट इज 12 डोजेस। टोटल 12 डोज हो जाएगी। 7 दिन में 4, फिर 7 दिन में 4, फिर 7 दिन में 4। तो टोटल 3 कोर्स में कितनी डोजेस हो गई, 12 डोजेस हो गई। तो टोटल 3 कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और टोटल डोजेस कितनी हो जाएगी, 12 डोज जो है वो हो जाएगी। ये प्रोफाइल एक्सिस के रूप में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के बाद मीथोट्रेक्सेट की इंजेक्शन मदर को लगाते हैं और उसके साथ साथ सीरम एचसीजी लेवल जो है वो लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी ये प्रोफाइल एक्सिस के रूप में फॉलो करते हैं। और क्या ध्यान रखना है इसके साथ में, और कपल को एडवाइस करते हैं, एडवाइस कपल जिनमें मोलर प्रेगनेंसी हुआ है, एडवाइस कपल टू अवॉइड नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अगली प्रेगनेंसी जो है, एडवाइस कपल टू अवॉइड नेक्स्ट प्रेगनेंसी फॉर 1 ईयर। लगभग 1 साल तक अगली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। 1 साल बाद दोबारा से प्रेगनेंसी प्लानिंग जो है वो करना है, कंसीव करने की प्लानिंग जो है वो करना है। मोलर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद एटलीस्ट 1 ईयर तक कोई कंसीव नहीं करना है। 1 साल बाद कंसीव करने के लिए उनको एडवाइस करते हैं। और उस 1 साल के बीच में पहले तो ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद कंटिन्यूस बीटा एससीजी का मॉनिटरिंग वगैरह हो गया, इसलिए लगभग 1 साल मना करते हैं कि दोबारा से प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखते हैं इन केस ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। सो दिस इज अबाउट द मोलार प्रेगनेंसी। क्या है मोलार प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है, कोरियन के अंदर प्रोलिफरेटिव चेंजेज होते हैं। वेसिकुलर मोल नाम क्यों दिया है, क्योंकि सर इसमें यूट्रस में मल्टीपल वेसिकल्स बनती है। वेसिकल्स क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं सर। साइज कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर से कम होती है। इसको हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इसकी अपीयरेंस जो है, इस मोल की अपीयरेंस हाइड्रेटेड सिस्ट की जैसी होती है, इसलिए इसको हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल बोलते हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डॉग के अंदर बनती है। पैरासाइट का नाम क्या है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इसलिए इसको डॉग वर्म भी बोलते हैं क्योंकि डॉग में बनती है। नेक्स्ट इसके बाद इसी को जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाज्म भी बोलते हैं। अगर इसको ट्रीट नहीं किया, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया, तो कोरियन कार्सिनोमा कैंसर की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो आगे कैंसर की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके
ये तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, उसके बाद डेफिनेशन के बाद इंसिडेंस लिखा था। 400 में से एक प्रेगनेंसी जो है वो मोलार प्रेगनेंसी हो सकती है। आफ्टर दैट हमने लिखा था एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन कुछ जेनेटिक क्रोमोसोमल फैक्टर कंसीडर करते हैं, जिसमें ट्राइप्लॉइडी अगर है तो उसमें मोलार प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलार प्रेगनेंसी है, एडवांस एज ऑफ मदर 35 ईयर से ज़्यादा है। ट्राइप्लॉइडी में एक ओवम का फर्टिलाइजेशन 2 स्पर्म के द्वारा हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 एंड 69 हो जाएंगे। उस कंडीशन में मोलार प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। फिर अपन ने टाइप लिखे दो, एक इनकम्प्लीट मोल और दूसरा कौन सा, कंप्लीट मोल। अगर एससीजी का वैल्यू 1 लाख से कम है तो इनकम्प्लीट मोल, और एससीजी का वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है तो वो कौन सी कंडीशन, कंप्लीट मोल हो गया। फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट होगा इनकम्प्लीट मोल में और फीटल हार्ट रेट एब्सेंट होगा, दैट इज कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल इज मोर कॉमन वैरायटी। साइन सिम्टम है वेजाइनल ब्लीडिंग, उसके साथ में वाइट कलर के फ्लूइड आ सकता है, वो वेसिकल रप्चर होने की वजह से, तो वो हमने लिखा था वाइट करेंट इन रेड करेंट। फिर एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर पर वेजाइना and snowstorm appearance in ultrasonography, these are the clear indication of having molar pregnancy or hydatidiform mole. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी फंडल हाइट जो है 70% केसेस में मोर देन डेट मिलेगी, 20% केसेस के अंदर इक्वल टू डेट, और 10% केसेस में लेस देन डेट जो है वो देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट हमने मेंशन किया मैनेजमेंट में वन एंड ओनली मैनेजमेंट, टर्मिनेशन और मेथड कौन सा, सक्शन इवैक्यूएशन मेथड के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। फिर अगले 6 सप्ताह तक वीकली मॉनिटरिंग करेंगे सीरम एससीजी लेवल का, और 6 सप्ताह के बाद में मंथली मॉनिटरिंग सीरम एससीजी लेवल का अप टू 6 मंथ। और प्रोफाइल एक्सिस के रूप में इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलरली 1357 डे 1 डे 3 डे 5 और डे 7, टोटल कोर्सेज 3, टोटल डोजेस 12 डोजेज हो गया। और अगले 1 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कपल को एडवाइस करना है। दिस इज अबाउट द हाइडेटिडिफॉर्म मोल और मोलर प्रेगनेंसी। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में अनदर ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन और डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।